हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। वीडियो के आज के सेशन में हम लोग भारतीय संविधान से संबंधित मौलिक अधिकार को ट्रिक के आधार पर पढ़ेंगे। और ये जो मौलिक अधिकार है ये विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर बार यहाँ से कोई न कोई क्वेश्चन बनता रहता है। जैसे फरवरी महीने में उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होने वाली है, उसमें सामान्य ज्ञान का जो 30 नंबर का क्वेश्चन आता है या 30 क्वेश्चन जो आते हैं उनमें भारतीय राज्य व्यवस्था का एक टॉपिक मौलिक अधिकार है, प्रस्तावना भी है, नीति निर्देशक तत्व भी है और उसमें लोक सेवा आयोग और निर्वाचन आयोग है। तो ये टॉपिक के नाम है जो उसमें हैं और क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। तो उसी के संदर्भ में मैं आप लोगों को आज मौलिक अधिकार से परिचित कराऊंगा और इसके बारे में 7 ट्रिक के आधार पर बताऊंगा और आपको मौलिक अधिकार याद हो जाएगा। मौलिक अधिकार, मूल अधिकार भी कह सकते हैं, इसे फंडामेंटल राइट्स भी कहा जाता है। यदि आप देखें तो जो मौलिक अधिकार है ये हमारे संविधान यानी कि भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक इसका वर्णन है। यानी कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक में इसका वर्णन देखने को मिलता है। यदि मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में जो मौलिक अधिकार थे वे 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है और ये जो मौलिक अधिकार लिया गया है, मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। तो ये भी इसमें आप एक चीज़ ऐड जोड़ सकते हैं कि स्रोत कहाँ से है, मौलिक अधिकार का जो स्रोत है वो कहाँ से है। तो इसका स्रोत यूएसए से है। स्रोत कहाँ से है? यूएसए से, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से है। अब इस यूएसए ने ये जो मौलिक अधिकार लिया था, यूएसए ने कहाँ से लिया था? तो ये ब्रिटेन से लिया था। यूएसए ने कहाँ से लिया? ब्रिटेन से लिया। ठीक है, तो ब्रिटेन से मौलिक अधिकार को यूएसए ने लिया यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने लिया और संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार को भारत ने लिया। ये जो मौलिक अधिकार है सिर्फ एक अधिकार ही नहीं बल्कि कह सकते हैं कि यह लोकतंत्र की आत्मा है, प्राण है। यदि किसी भी देश के संविधान से यदि मौलिक अधिकार को हटा दिया जाए तो समझिए कि वहाँ पे लोकतंत्र बिल्कुल विफल हो जाएगी, लोकतंत्र नहीं रहेगी। कह सकते हैं कि लोकतंत्र की एक आधारशिला प्रस्तुत करता है मौलिक अधिकार। यदि मौलिक अधिकार को परिभाषित करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? जो मौलिक अधिकार होती हैं ये समाज की ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जो किसी भी व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत ही जरूरी होती है। अर्थात मौलिक अधिकार समाज की वे बाह्य परिस्थितियाँ हैं जिसके अभाव में कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का या कह सकते हैं कि सर्वोच्च विकास नहीं कर सकता है। तो मौलिक अधिकार के माध्यम से ही व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास करता है, अपने व्यक्तित्व को पाता है। यदि मौलिक अधिकार हटा दिया जाए तो व्यक्ति का व्यक्तित्व खत्म हो जाएगा। जब व्यक्ति का व्यक्तित्व खत्म हो जाएगा तो एक प्रकार से वो सिर्फ मशीन बन जाएगा। जैसे किसी वस्तु को आप एक जगह रख दीजिए और वहीं का वहीं रह जाएगा। इसी प्रकार से यदि व्यक्तियों से उनके अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार को आप खत्म कर दीजिए तो फिर व्यक्ति का व्यक्तित्व खत्म हो जाएगा, उसकी पर्सनालिटी ही नहीं रह जाएगी। इसलिए मौलिक अधिकार दिए गए हैं और मौलिक अधिकार लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। अब ये जो मौलिक अधिकार मिला है ये मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध व्यक्तियों को प्राप्त है। राज्य का मतलब क्या? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, क्या ये इनके विरुद्ध प्राप्त है? तो ऐसा नहीं है। राजनीति में राज्य का मतलब पूरा एक देश से होता है। तो ये देश यानी कि जो सरकार है,
देश को क्रियान्वित करने का कौन कार्य करेगा? सरकार करेगा। राज्य तो एक तरीके से सिर्फ जैसे कह दिया जाए कि भाई आप भारत देश को दिखाइए, तो आप दिखा सकते हैं। देखिए ये भारत दिख रहा है, पूरा भूखंड है, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, यानी कि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक, ये पूरा भूखंड भारत ही तो है। इसमें व्यक्ति भी दिख रहे हैं, विभिन्न प्रकार की पार्टियां भी दिख रही हैं, विभिन्न प्रकार के नेता दिख रहे हैं, प्रधानमंत्री योगी मोदी सब लोग दिख रहे हैं। तो राज्य कहाँ है? तो राज्य तो दिख नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि राज्य एक अमूर्त हो गया है ना। राज्य क्या हो गया? अमूर्त हो गया। और उसको संचालित करने का जो कार्य करता है, राज्य को संचालित करने का जो कार्य करता है वो सरकारें करती हैं। विभिन्न प्रकार की पार्टियां हैं, विभिन्न प्रकार की सरकारें हैं, अपना प्रखंडी रूप में सबको संचालित कर रही हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो जो सरकार होती है यह एक व्यवहारिक तौर पे राज्य को संचालित करती है। तो व्यवहारिक रूप से क्रियान्वित करने का कार्य सरकार करती है। तो ये जो मौलिक अधिकार है ये राज्य के विरुद्ध प्राप्त अधिकार है। यदि ये अधिकार प्राप्त न होता तो फिर आपकी स्वतंत्रता सब खत्म हो जाती। अब चलते हैं हम पुनः थोड़े से पीछे, जब मूल संविधान में अधिकार थे। तो मूल संविधान में जो अधिकार थे, मौलिक अधिकार, वे 7 थे। कितने थे? 7 अधिकार थे। कितने अधिकार थे? 7 अधिकार थे। वर्तमान में 6 अधिकार हो चुके हैं। वर्तमान कितने हैं? 6 अधिकार हैं। ये मूल संविधान में 7 अधिकार थी। जो अधिकार 6वां अधिकार था जिसे संपत्ति का अधिकार बताया गया, उस संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत अब उसे अनुच्छेद 300 के 1 में रख दिया गया और अब उसे वैधानिक अधिकार बताया गया है। वैधानिक, पहले ये कानूनी था, ध्यान समझिएगा, पहले ये कानूनी अधिकार था। जो संपत्ति के अधिकार को जब हटाया गया तो इसे कानूनी अधिकार बताया गया, यानी कानूनी अधिकार में रखा गया। लेकिन अब ये वैधानिक अधिकार में या विधिक अधिकार में हो चुका है। ये क्वेश्चन बनता है कि संपत्ति का अधिकार किसके अंतर्गत है? कानूनी अंतर्गत है, यानी कि कानून के अधिकार के अंतर्गत है कि वैधानिक अंतर्गत है? तो आप इसको वैधानिक ही करेंगे, ठीक है। जब कभी मैं उसके आगे पढ़ाऊंगा तो डिटेल्स इसके बारे में बता दूंगा। चूँकि अभी मैं तो जाग्रफी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन यह हुआ कि एक वीडियो इस पर भी बना लिया जाए जो शॉर्ट ट्रिक से बनाया जाएगा। तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें मिली जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। शायद ये चीज़ें कुछ नई लग रही होगी कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका ने मौलिक अधिकार लिया वो ब्रिटेन से लिया और संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत ने मौलिक अधिकार लिया। तो वर्तमान समय में जो मौलिक अधिकार है वो 6 हैं। अब थोड़ा सा मौलिक अधिकार के बारे में थोड़ा सा ये भी समझिए कि इसके अंतर्गत आप लोग क्या क्या चीज़ पढ़ सकते हैं। तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आप पढ़ सकते हैं कि मौलिक अधिकार के प्रकार कितने हैं। प्रकार कितने हैं, इसके अंतर्गत आप ये भी पढ़ सकते हैं कि ये प्रवर्तनीय है या नहीं। क्या ये प्रवर्तनीय है? इनकी प्रकृति कैसी है? इनकी प्रकृति कैसी है? और जो मौलिक अधिकार का संबंध पढ़ सकते हैं, संबंध पढ़ सकते हैं। और इन संबंधों में जैसे कि मौलिक अधिकार का मूल कर्तव्य से क्या संबंध है, मूल कर्तव्य से क्या संबंध है, और डीपीएसपी यानी कि इसको आप नीति निदेशक कह सकते हैं, नीति निदेशक तत्व से क्या संबंध है। आप इतने चीज़ों को आप मौलिक अधिकार के अंतर्गत पढ़ सकते हैं और यही मौलिक अधिकार का यहाँ पे ये संबंध हो गया, यहाँ पे प्रकृति हो गई। ये क्या ये प्रवर्तनीय है, ये न्यायालय योग्य है, न्यायालय में जाने योग्य है और प्रवर्तनीय भी है। यदि प्रवर्तनीय न होता तो शायद संपत्ति के अधिकार को यहाँ से हटाया न गया होता। अब प्रकृति का मतलब यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है कि इसकी प्रकृति कैसी होगी। क्या जो मौलिक अधिकार की प्रकृति है वो सापेक्षिक है या निरपेक्ष है? क्या ये निरपेक्ष है? क्या ये निरपेक्ष है या सापेक्ष है? यदि आप देखें तो जो
मौलिक अधिकार की प्रकृति है वो सापेक्षिक है, निरपेक्ष नहीं है। निरपेक्ष का मतलब, सापेक्ष का मतलब आप यदि समझना चाहें तो मैं बहुत ही साधारण रूप में बताना चाहूँगा कि एक गरीब है, एक गरीब व्यक्ति है, ठीक है। तो इसका निर्धारण कैसे होगा कि ये गरीब है? तो इसका निर्धारण जैसे मान लेते हैं कर लिया जाए कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग मान लेते हैं कि सभी गरीब हैं। देखिए ध्यान समझिएगा, निरपेक्ष सापेक्ष अभी बाद में इसके बारे में मौलिक अधिकार में इसकी बात आएगी, लेकिन पहले आप निरपेक्ष और सापेक्ष समझ लीजिए व्यवहारिक तौर पर कि गरीब क्या हो सकते हैं। कई परिभाषाएं हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग परिभाषाएं हैं, शहरी क्षेत्रों के लिए अलग परिभाषाएं हैं। कह सकते हैं कि इनको भोजन पर कैलोरी के हिसाब से गरीबी की परिभाषा अर्थशास्त्र में दिया गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको व्यवहारिक चीज़ बता रहा हूँ, सापेक्ष और निरपेक्ष के संदर्भ में समझने योग्य होगा। इसको समझ जाएंगे तो बहुत आसानी से इसे भी समझ जाएंगे। अभी तो मैं आप लोगों को परिचित करा रहा हूँ। अभी इसका एक शॉर्ट ट्रिक मैं बताऊँगा। जो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, उन 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों का मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा। और उनमें भी जो 14 से 18 जो समानता का अधिकार है और जो 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है, तो स्वतंत्रता के अधिकार में भी 6 अधिकार मिलेंगे और समानता के अधिकार में भी आपको 14 से 18 5 अधिकार आपको मिलेंगे। उन सब के बारे में एक शॉर्ट ट्रिक से मैं आपको बता दूंगा, लेकिन पहले आप इसको समझें। जैसे गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग सभी क्या होंगे? गरीब होंगे। ये तो निरपेक्ष हो गया। क्या हो गया? इसी को निरपेक्ष कहेंगे। समझिए, इसे क्या कहेंगे हम? निरपेक्ष कहेंगे, ठीक है। कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी लोग क्या हैं? गरीब हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो गरीबी होगी वो निरपेक्ष हो जाएगी। अब चूंकि ये देखिए अर्थशास्त्र का भी एक विषय बन सकता है, लेकिन आप उसको वहाँ से न लें। अब इसके बाद ये करने वाले लोग, लेकिन अब इनमें देखिए कि इस गरीबी रेखा के नीचे जो लोग जीवन यापन कर रहे हैं, इनमें 2 कैटेगरी बना लीजिए। कैसे कि ऐसे कितने लोग हैं जो नमक रोटी खाते हैं, और ऐसे कितने लोग हैं जो घी रोटी खाते हैं, ठीक है। ऐसे कितने लोग हैं जो नमक रोटी खाते हैं और ऐसे कितने लोग हैं जो घी रोटी खाते हैं। देखिए ये दोनों व्यक्ति, नमक रोटी खाने वाला व्यक्ति और घी रोटी खाने वाला व्यक्ति, मान लेते हैं ये दोनों गरीबी रेखा के नीचे दोनों गरीब हैं। लेकिन ये देखिए कि अब इन दोनों में सबसे गरीब कौन होगा? तो इन दोनों में जो सबसे गरीब होगा, जो नमक रोटी खाएगा, ये सर्वाधिक गरीब होगा। ये क्या होगा? ये सर्वाधिक गरीब होगा। और ये इसकी अपेक्षा, किसकी अपेक्षा? इसकी अपेक्षा ये घी रोटी खाने वाला व्यक्ति कम गरीब होगा। क्या होगा? कम गरीब होगा। तो अब यही जो होगा ये सापेक्षिक हो गया। बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए, सापेक्षिक का मतलब होता है तुलना कर दिया जाना, तो वहाँ पे तुलना हो जाएगा। मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब ये तो मैं बताया आपको सापेक्षिक और मतलब सापेक्ष और निरपेक्ष के लेकर के। वीडियो यदि आप लोग को अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अब वीडियो पे वो लोग लाइक करते हैं, अभी तो मैं नया हूँ, बहुत जानता भी नहीं हूँ, दिल जैसा बन के जाता है, तो वो दिल जरूर भेज दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब इसको मैं मिटा दूँ तो समझ में आ गया प्रकृति कैसी है। तो मौलिक अधिकार की प्रकृति सापेक्ष है। परिस्थिति पद के अनुसार मौलिक अधिकारों में परिवर्तन हो जाता है। अभी हम देखेंगे समानता के अधिकार में। देखिए प्रकार कितने हैं, तो इसके जो प्रकार हैं ये 6 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? 6 प्रकार हैं। अब इन 6 प्रकार को याद करने का एक ट्रिक है। हम इनके अनुच्छेदों को बाद में देख लेंगे। ट्रिक क्या है? यहाँ पे मैं ट्रिक लिख दे रहा हूँ। ट्रिक है कि समस्त शोध संस्कृति का उपचार या संस्कृति के उपचार। तो समस्त शोध संस्कृति के उपचार। अब देखिए स से, स फिर आधा स है यहाँ पर,
उसके बाद सो है, उसके बाद ध है, ध, उसके बाद संस्कृति है, क्या है, संस्कृति है, और क्या है, उपचार है। अब आप समझ गए होंगे ये ट्रिक क्या है, ये उपचार है। तो आप देखें यहाँ से, यहाँ पे मैं जहाँ जहाँ पे रेड लगेगा सो है और ये ध है, ये पूरे संस्कृति को ले लेंगे और ये उपचार को ले लेंगे, ठीक है। तो समस्त शोध संस्कृति के उपचार, इसका ये 7 ट्रिक हो गया, ये इनके प्रकारों को व्यक्त करने के लिए। अब स का मतलब यहाँ पे समानता का अधिकार, किसका अधिकार, समानता का अधिकार। आधा स से हो जाएगा आपका स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। सो से आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। यहाँ पर ध से हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। संस्कृति से आपका हो जाएगा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। और उपचार का मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए कितना शानदार और बेहतरीन ट्रिक है कि समस्त शोध संस्कृति के उपचार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये देखिए र है, ये र है। अब अनुच्छेद को आप देखें तो यहाँ से आप चलें तो ये 14 से 18 तक, 18 के बाद 19 आ जाएगा, 19 से 22 तक, 23 और 24 में, इसके बाद 25 से 28 तक, ये 29 और 30 में, और ये 32 में। ये आर्टिकल भी हो गए। अब आपसे पूछा जाएगा कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो 25 से लेकर के 28 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो 23 से 24 तक। ये भी एक सवाल बन जाते हैं और कहीं ना कहीं क्वेश्चन गलती हो जाते हैं, तो आप इसको तो याद ही कर लेंगे। इसका तो कोई ट्रिक मैं बता नहीं पाऊंगा, यहाँ पे ट्रिक मैं बता दिया। तो ऐसे याद कर सकते हैं 14, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 और 32। यदि इसी में एक 31 था, क्या था, 31, जो आर्टिकल 31 था, अनुच्छेद 31 में ही कानूनी संपत्ति के अधिकार को रखा गया था, जिसको हटा दिया गया। चलिए अब इसके बाद हम लोग समानता के अधिकार और स्वतंत्रता के अधिकार, इन दोनों को देखेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कभी अधिकार ही इनको भी देख लेंगे। तो समानता का अधिकार, तो जो समानता का अधिकार है, समानता का अधिकार 14 से 18 तक है। तो इसके लिए भी एक 7 ट्रिक है। इसके अंतर्गत 5 मिल जाएंगे, इसके अंतर्गत आपको 5 मिल जाएंगे। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और ये 5 नंबर। इसका भी एक 7 ट्रिक हो सकता है। इसके अंतर्गत जो 14 से 18 वाले जो अधिकार है, कौन कौन से होंगे, तो इसका भी एक 7 ट्रिक बना लीजिए आप कि विध लोग अस उपा, विध लोग अस उपा, ठीक है। तो अब इसमें विध का मतलब क्या हो जाएगा, विधि का मतलब हो जाएगा
विधि के, वि का मतलब और ध का मतलब, तो विधि के समक्ष संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर, भेदभाव नहीं कर सकते, लोक का मतलब हो जाएगा लोक नियोजन में अवसर की समानता। ये आपका मौलिक अधिकार है। जैसे जब आप पढ़ लेते हैं, डिग्री ले लेते हैं, बीए एमए कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, जब सरकार वैकेंसी नहीं देती है तब आप सरकार से डिमांड करते हैं कि भाई हमने बीए एमए कर लिया है, हमें भी अवसर का मौका मिलना चाहिए, हमें भी अवसर दीजिए। धरना प्रदर्शन करना शुरू करते हैं। तो ये आपका मौलिक अधिकार ही है। यदि मौलिक अधिकार न होता तो क्या करते? आप पढ़ लिख लेते, सरकार वैकेंसी दे चाहे न दे, आप उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते। चलिए, लोक नियोजन में अवसर की समानता, ठीक है। इसका एक और भी हो सकता है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता को लेकर के आप कह सकते हैं कि यहाँ पर सभी तरीके से समान लोग रहेंगे, सभी को समान अवसर की समानता होनी चाहिए। अब इसके बाद अस का मतलब हो जाएगा अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। उपा का मतलब हो जाएगा उपाधियों का अंत। तो ये 7 ट्रिक हो गया किसके लिए? समानता के अधिकार को लेकर। विध लो अस उपा। अब इसके बाद स्वतंत्रता का जो अधिकार है, ये स्वतंत्रता का अधिकार, इसके लिए भी एक 7 ट्रिक है। 7 ट्रिक क्या है कि वही चीज़ है, कोई 7 ट्रिक बहुत नहीं है विशेष। आप ध्यान से देखें तो समझ जाएंगे कि वाक सम्मेलन संघ संचरण, समझ रहे हैं क्या है कि वाक सम्मेलन संघ संचरण, वाक सम्मेलन संघ संचरण, निवास और व्यापार 6 हो गए। 1 2 3 4 5 और 6। तो वाक सम्मेलन संघ संचरण, निवास और व्यापार। वाक का मतलब ये हुआ कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो सभी व्यक्तियों को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वो बोल सकता है, ठीक है, कहीं पर भी। सम्मेलन का मतलब ये हुआ कि संघ और समिति, ठीक है ना, संघ और समिति कह सकते हैं। तो इसमें आ जाएगा संघ और समिति आएगा। संघ और समिति बनाने की स्वतंत्रता होगी। इसमें पहले देखिए मैं लिख ही देता हूँ कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को गरिया देंगे, है ना, किसी को गाली दे देंगे, वो भी पब्लिक प्लेस में। तो ऐसा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ठीक है, मानते हैं कि आपको बोलने की आज़ादी दी गई है, बोल सकते हैं, लेकिन आपको ये भी देखना है कि जो हमारा मौलिक अधिकार है, हम उस मौलिक अधिकार का प्रयोग उस व्यक्ति के विरुद्ध कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग व्यक्तियों के विरुद्ध भी नहीं कर सकते हैं। यदि व्यक्तियों के विरुद्ध कर देंगे तब तो फिर दिक्कत हो जाएगा, नहीं सुनना है, ठीक है ना। तो क्या हो गया कि यानी कि आप उस व्यक्ति के विरुद्ध हो गए। तो ये मौलिक अधिकार व्यक्तियों के विरुद्ध भी नहीं हो सकता। तो वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो गया। अब इसके बाद सम्मेलन, है ना, तो आप कहीं पर भी शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हैं। तो आप शांतिपूर्ण सम्मेलन भी कर सकते हैं। तो शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, यानी कि आप शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हैं। संघ और समिति बना सकते हैं, संघ और समिति बना सकते हैं।
देश के अंदर कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता होगी, उसको संचरण कहेंगे। तो देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। लेकिन आप देश में कहीं भी आ जा सकते हैं, लेकिन इसमें आपको ये भी ध्यान देना होगा कि यदि आपको ये मौलिक अधिकार दिया गया कि हम कहीं भी आ जा सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के बाथरूम में चले जाएंगे, है ना, अचानक बगैर बताए किसी के बेडरूम में घुस जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको भी मौलिक अधिकार मिला है ना भाई, प्राइवेसी का अधिकार उसका भी तो है। आपने उसके मौलिक अधिकार का तो यहाँ पर हनन किया। तो इसका मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मौलिक अधिकार व्यक्तियों के विरुद्ध भी नहीं हो सकता। तो देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता होगी, इसको संचरण कहेंगे। अब आप देश में कहीं भी निवास बना सकते हैं, देश में कहीं भी निवास बनाकर रह सकते हैं। अब निवास बनाने का मतलब ये नहीं कि आप प्रोहिबिटेड एरिया में चले जाएंगे जो विवादित एरिया है, ऐसा नहीं है। अब उसके बाद व्यापार, आप व्यापार कर सकते हैं, व्यापार करने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी आजीविका को चलाने के लिए व्यापार कर सकते हैं। साग सब्जी का दुकान कर सकते हैं, अन्य दुकान कर सकते हैं, कपड़े का दुकान कर सकते हैं, बहुत सारे कर सकते हैं। लेकिन कुछ मामलों में आप जो नशीले मादक पेय पदार्थ होते हैं उनका आप दुकान नहीं कर सकते हैं। उनका दुकान करना है तो आपको कहीं ना कहीं उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा। यदि लाइसेंस नहीं लेंगे तो वो गैर कानूनी के रूप में आएगा और आप आपराधिक ठहराए जाएंगे और न्यायिक प्रक्रिया के तहत आपको सज़ा भी दी जाएगी। इसलिए आप कोई भी नशीली पेय पदार्थों का दुकान नहीं कर सकते। यहाँ तक कि आप गांजा की खेती भी नहीं कर सकते हैं। गांजा की खेती करना भी कहीं ना कहीं एक कानूनी अपराध में आएगा। तो व्यापार का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी व्यापार कर सकते हैं। तो ये आपका स्वतंत्रता का अधिकार रहा, वाक सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास और व्यापार। तो अब देखिए आर्टिकल भी ले लेंगे तो ये 19 में आ जाएगा, ये 19 के 1 में आएगा, ये दूसरे में आएगा, ये तीसरा होगा, ये चौथा होगा, ये पाँचवा होगा और ये छठवां हो जाएगा। तो ये 6 प्रकार के होंगे, ठीक है। और इसी प्रकार ये भी आपका हो जाएगा। तो ये मुख्य रूप से विधि के समक्ष संरक्षण, तो ये आपका 14 में है, ये 15 में है, ये किस में है, तो ये वाला 15 में है, ये 16 में, ये 17 में और ये 18 में। अब इनमें जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं प्रश्न, अधिकतर पूछे जाते हैं अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में इसकी बात कही गई है, तो अनुच्छेद 17 में इसकी बात कही गई। यहाँ से एक पूछा जाता है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर पूछा जाता है कि कुछ ऐसे भी जगह होते हैं जहाँ पर आम नागरिक या व्यक्ति नहीं जा सकते हैं, लेकिन जो पत्रकार होते हैं, जो मीडिया होती है, वो धड़ाक से वहाँ पहुँच जाएगी, उसके लिए कोई रुकावट नहीं है। तो पूछा जाता है कि जो पत्रकारिता है, जो मीडिया है, वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो अनुच्छेद 19 के 1 में है। तो यही अनुच्छेद 19 का 1 है जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। यदि ये मौलिक अधिकार न होता तो मीडिया का कोई अस्तित्व न रह जाता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का यदि सर्वाधिक कोई यूज कर रहा है वर्तमान समय में हमारे भारत में, तो मीडिया, वो भी कौन सी मीडिया, आप लोग समझ गए होंगे। जो दिखाना चाहिए उसको तो नहीं दिखाएंगे, जो नहीं दिखाना चाहिए उसको दिखाएंगे। ये तो वर्तमान समय की मीडिया की हाल हो गई है। चलिए, अब इन चीज़ों को आप समझ गए। ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत और वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। मिटाने के बाद मैं समानता के अधिकार पर थोड़ा सा बताऊंगा, उसके बाद क्लास ओवर हो जाएगा। फिर मैं नेक्स्ट क्लास में अन्य स्वतंत्रता के बारे में बता दूंगा। तो यहाँ पे देखिए प्रकार 6 हो गए। प्रवर्तनीय है तो बिल्कुल हाँ, यहाँ पे आप जवाब दे सकते हैं। प्रवर्तनीय है तो हाँ है, ये है। प्रकृति कैसी है, तो इसकी प्रकृति सापेक्षिक है। इसकी प्रकृति कैसी है, सापेक्षिक है। इसका संबंध मूल कर्तव्य से और डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से इसका क्या संबंध है, ठीक है। तो जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं ये राज्य के विरुद्ध दिए गए हैं। अभी मैंने शुरुआत में ही बताया था कि राज्य के विरुद्ध का मतलब क्या हुआ।
दो अनुच्छेद जो थे 12 और 13, इसके बारे में नहीं बताया गया, इसके बारे में भी मैं कभी बता दूंगा। बस ये समझिए कि अनुच्छेद 13 की यदि बात करें तो अनुच्छेद 13 ये कहता है, आर्टिकल 13 ये कहता है कि संविधान बनने के पहले और संविधान बनने के बाद कोई भी ऐसा कानून लागू न हो या ऐसा कोई कानून लागू नहीं किया जाएगा जो व्यक्तियों के मौलिक अधिकार का हनन कर दे, उस मौलिक अधिकार को ख़त्म कर दे, उसका सीमाओं को कम कर दे। यदि कोई भी ऐसा कानून बनाया जाता है तो इसका मतलब ये है कि वो जो कानून होगा स्वतः निरस्त हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अनुच्छेद 13 यही कहता है। अनुच्छेद 12 में तो राज्य की बात ही की गई है, राज्य देश की बात। चलिए अब आर्टिकल 14 नाम की एक मूवी भी आई थी, बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग उसे ज़रूर देखिए। आर्टिकल 14 एक मूवी आई है, उससे आप लोग को बहुत सीख मिलेगी। तो ये आर्टिकल 14 क्या है? समानता का अधिकार। समानता न कह के आप इसे समता कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। समता का अधिकार, समता का अधिकार। एक समानता भी होता है, एक समता होता है, समानता और समता, ठीक है। तो ये दोनों अलग हैं तो एक ही चीज़ जैसे, लेकिन दोनों में अंतर होता है। समता का अधिकार आर्टिकल 14। अब देखिए ये जो समता का अधिकार है, ये आर्टिकल 14 या समता का अधिकार अपने आप में बहुत बेस्ट माना जाता है। इसमें यदि बात करें तो विधि का शासन, इसके अंतर्गत समता के अधिकार के अंतर्गत विधि का शासन। किसका शासन? विधि का शासन, ठीक है ना। विधि का शासन, किसी बाबा का शासन नहीं, किसी धर्म का शासन नहीं, किसी पार्टी का शासन नहीं, है ना। ये नहीं कि बागेश्वर धाम का शासन हो जाए, है ना। तमाम ऐसे बहुत से बाबा ढाबा मिलेंगे तो उनका शासन, ऐसा नहीं। किसी पार्टी, किसी राजनीतिक पार्टी का शासन, ऐसा भी नहीं। किसी धर्म का शासन, ऐसा भी नहीं। किसका शासन? विधि का शासन, कानून का शासन। तो हमारे भारत में विधि का शासन है, कानून का शासन है, और यही सबसे बड़ा है। इसके नीचे सब लोग हैं। यदि दिमाग में ये बात आ रही होगी कि पुलिस, तो पुलिस क्या है? पुलिस तो मात्र एक कानून को संचालित करने का कार्य करता है, वो क्रियान्वित करता है कानून को, वो संचालित थोड़ी, वो शासन थोड़ी करता है। पुलिस भी उस विधि के नीचे है, कानून के नीचे है, विधि का शासन। अब विधि का शासन क्या करता है? विधि के शासन के अंतर्गत विधि के शासन मतलब विधि के समक्ष सभी समान, विधि के समक्ष सभी समान। यहाँ विधि लिख दें। विधि के समक्ष सभी समान। तो विधि के समक्ष सभी समान या विधि का शासन। तो ये जो विधि का शासन लिया गया है, ये ब्रिटेन से लिया गया है, और विधि के समक्ष एक दूसरी भी इसमें आपको मिल जाएगी। कहने के कई रूप हैं, कहने के कई रूप हैं, ठीक है ना। विधि का शासन और विधि के समक्ष समानता का अधिकार, और यहाँ विधि का शासन। तो विधि का शासन सबसे बड़ा, इसके नीचे सब लोग हैं। जब भी शासन होगा तो विधि का शासन होगा, कानून का शासन होगा, और किसी विशेष व्यक्ति का शासन नहीं हो सकता है। विधि का शासन ही तो आपको लोकतंत्र की बात याद दिलाता है। जहाँ विधि का शासन है वो लोकतंत्र है, जहाँ किसी विशेष व्यक्ति का शासन है तो वहाँ पे राजतंत्र हो जाएगा,
किसी विशेष व्यक्ति का शासन हो जाएगा। तो डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है विधि का यहाँ पर शासन। तो विधि के शासन, और कह सकते हैं कि विधि के समक्ष सभी समान होंगे। विधि के समक्ष सभी क्या होंगे? समान होंगे। और विधि के समक्ष समानता या संरक्षण का अधिकार भी कह सकते हैं कि विधि के समक्ष समानता, यहाँ पे संरक्षण भी कह सकते हैं, विधि के समक्ष संरक्षण या समानता का अधिकार भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए विधि के समक्ष संरक्षण, ये जो लिया गया है ये आपका यूएसए से लिया गया, और वर्तमान समय में कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में 65% से अधिक इसी शासन का यूज किया जाता है। और ये जो लिया गया है ये ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ये 30% तक केवल इसका यूज होता है। तो विधि का शासन में अब आप समझें कि कानून के नज़र में सभी बराबर हैं, विधि के नज़र में सभी बराबर हैं। यदि कोई रिक्शा चालक किसी व्यक्ति का मर्डर कर देता है तो उसके प्रति भी वही कानूनी कार्रवाई की जाएगी जो एक बहुत बड़े व्यक्ति के प्रति होनी चाहिए। कह सकते हैं कि जैसे एक साधारण व्यक्ति है, एक बहुत अमीर व्यक्ति है, यदि इस साधारण व्यक्ति ने कोई हत्या कर दिया तो इसको सज़ा मिलेगी। हो सकता है उम्र कैद हो जाए या हो सकता है कि फांसी हो जाए, उम्र कैद हो जाए या फांसी हो जाए। लेकिन एक बहुत बड़ा व्यक्ति है, किसी का नाम ले लीजिए, आजकल लोग बहुत प्रचलित हैं, जैसे अडानी को ले लीजिए, अडानी अंबानी बहुत हैं। इन्होंने किसी व्यक्ति की हत्या कर दी, अडानी ने हत्या कर दी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसको उम्र कैद मिलेगा तो इस व्यक्ति को 10 दिन की सज़ा होगी, 10 दिन का, ऐसा नहीं है। तो जो नियम इस व्यक्ति पे लागू होना चाहिए या लागू होता है वही नियम इस व्यक्ति पे भी लागू होगा, चाहे कितना हो बड़ा हो। विधि का शासन यही है। देखिए कितनी एक बेहतरीन विचार रखा गया समानता को लेकर कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की हत्या कर देता है तो उसे विधि के समक्ष या विधि के समान ही सज़ा सुनाई जाएगी, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो। साधारण व्यक्ति है तो भी, अमीर व्यक्ति है तो भी, इन दोनों की सज़ा वही होगी। यदि यहाँ पे सज़ा में अंतर हो गया तो ये समझिए कि वहाँ पर भेदभाव हो गया, फिर वो समानता का अधिकार नहीं रह जाएगा। लेकिन इस मामले में आप जरा सा एक दृष्टि रखें राष्ट्रपति को लेकर। चूँकि राष्ट्रपति को एक उपनाम दिया गया है भारत का प्रथम नागरिक या किसी देश का प्रथम नागरिक, तो किसी भी देश का प्रथम नागरिक उस देश का राष्ट्रपति होता है। हमारे यहाँ भारत में प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को माना गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब जो राष्ट्रपति है प्रथम नागरिक है, राष्ट्र का ये मुखिया भी कहलाता है, राष्ट्र का ये मुखिया भी है, प्रथम नागरिक भी है। अब राष्ट्रपति का जो बात करें तो इनके पास एक विशेष प्रकार का अधिकार है, आप याद करें आर्टिकल 72, क्षमादान का अधिकार। उसी प्रकार से किसी भी राज्य के राज्यपाल के पास भी यही अधिकार होता है, विशेष प्रकार का अधिकार, क्षमादान का अधिकार। आर्टिकल 161, राज्यपाल की बात नहीं हो रही यहाँ पर। तो अब देखिए कि अब मैं यहाँ पर पुनः आता हूँ कि एक किसी व्यक्ति ने, साधारण व्यक्ति ने हत्या कर दिया, उसको भी सज़ा मिल गया, अमीर व्यक्ति ने हत्या कर दिया, उसको भी सज़ा मिल गया। यदि पीएम सीएम करते हैं, पीएम सीएम या डीएम, ये तीनों हत्या कर देते हैं किसी की, तो इनके ऊपर भी इसी के तहत कानूनी प्रक्रिया चलाई जाएगी और सज़ा सुनाई जाएगी। तो इनको भी सज़ा होगी, क्या होगी? इनको भी सज़ा होगी। यदि ये हत्या करते हैं, मर्डर करते हैं, जो भी करते हैं, तो इनको भी सज़ा होगी। तो देखिए
विधि का शासन यही कहता है कि विधि के समान सभी, मतलब यानी कि विधि के समक्ष सभी समान हैं और वो कोई भी असमान नहीं है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। यदि कोई भी यदि आपराधिक कार्य करता है तो उसको सज़ा जरूर मिलेगी, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, पीएम हो, सीएम हो, डीएम हो, आम नागरिक हो, अमीर व्यक्ति हो, कोई बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, ऐसा नहीं है, सबको एक समान देखा जाएगा। यहाँ पर अपवाद के रूप में देखा जाए तो राष्ट्रपति एक विशेष प्रकार का अधिकार लेकर बैठे हैं, आर्टिकल 72। चलिए मान लेते हैं कि राष्ट्रपति ने किसी का मर्डर कर दिया, खून कर दिया, ठीक है, किसी का मर्डर कर दिया या खून कर दिया, तो इनके पास तो एक अलग से विशेषाधिकार है, राइट्स है। क्या है कि आप किसी की भी फांसी रुकवा सकते हैं, क्षमादान की सकते हैं। चलिए मान लेते हैं राष्ट्रपति ने हत्या कर ही दिया और ये नहीं चाहते हैं कि अब मुझे सज़ा मिले, कुछ नहीं करना है, एक लाइन में लिख दे कि मेरे द्वारा की गई हत्या को मैं राष्ट्रपति माफ़ करता हूँ, ख़त्म, सब खेल ख़त्म। ये तो अब एक समस्या बन गया कि भाई यदि राष्ट्रपति है और वहीं हत्या कर दे तब तो भाई वहाँ पे बातें ख़त्म हो जाएगी। तो जो जिसने संविधान लिखा कि यहाँ तक इन्होंने लिख दिया तो उन्होंने कहा नहीं, इसका भी एक तोड़ होना चाहिए। संविधान लिखने वाले व्यक्ति को भी मानना पड़ेगा कि कितना बड़ा दिमाग रहा होगा, जो हम लोग एक लेटर नहीं लिख पाएंगे, उस समय उस व्यक्ति ने इतनी बड़ी चीज़ों को लिखा। मौलिक अधिकार उन्होंने दिया, मौलिक अधिकार न होता तो न हम यहाँ से खड़े होकर के पढ़ाते, न आप लोग यहाँ से पढ़ते, स्वतंत्रता न रहती, न कहीं आने जाने की, न बोलने की। चलिए अब हम लोग पुनः यहाँ पे चलते हैं। तो आर्टिकल 72 के तहत ये अपनी चीज़ों को समाप्त, मतलब जो इन्होंने गुनाह किया होगा समाप्त कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। ये एक कल्पना मात्र है कि कोई राष्ट्रपति जो इतने बुजुर्ग हों और इतने बड़े पद पर हों वो ऐसा कर दें, ऐसा तो हो नहीं सकता। ये बुजुर्ग व्यक्ति हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। एक कल्पना कर लिया जाए और मान लेते हैं ऐसा हो जाए, तो क्या यहाँ पर विधि का शासन इनके लिए काम करेगा कि नहीं करेगा, बस ये बताना है। तो अब देखिए कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है कि यदि राष्ट्रपति और राज्यपाल पद पर आसीन है, पद पर क्या है, आसीन है, यानी कि अपने पद पर बने हुए हैं। जब ये अपने पद पर बने रहेंगे तो इनके द्वारा किया गया कोई भी कार्य, पहली बात तो न्यायालय के प्रति जवाबदेही नहीं होगी, यानी कि इनके द्वारा किया गया कोई भी कार्य न्यायालय के योग्य नहीं होगा। यदि ये पद पर आसीन है तब इन पर किसी भी प्रकार का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, और ना ही इन्हें न्यायालय में बुलाया जा सकता है। अब पद पर आसीन होने के दौरान इन्होंने एक कांड कर दिया कि ये किसी व्यक्ति को जान से मार ही दिया, तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा। तो ऐसी स्थिति के लिए भी बनाया गया है कि जब ये पद पर आसीन है, किसी व्यक्ति को मार देंगे तो कुछ नहीं करना है। अब इस व्यक्ति के प्रति आप महाभियोग लगा दीजिए और महाभियोग लगा करके इनको इनके पद से हटा दीजिए। जब ये पद से व्यक्ति हट जाएगा, अब ये एक साधारण व्यक्ति बन गया। अब इसके ऊपर मुकदमा आप चला दीजिए, मुकदमा चल गया, सज़ा मिल गई। देखिए कितनी अच्छी बात है कि एक तरफ तो इनको पावर भी दिया गया, पद पर बने हैं, और पद पर बने हैं तो ये ऐसा नहीं कि बने ही रहेंगे, चाहे तो आप इनके प्रति महाभियोग लगाइए, इनको पद से हटा दीजिए और फिर उसके बाद कार्रवाई करिए। विधि का शासन यही है कि समान, सबके प्रति समान होगा। अब विधि के समक्ष संरक्षण का अधिकार, यहाँ यदि हम बात करें तो कि विधि के समक्ष संरक्षण का जो अधिकार ये यूएसए से लिया गया है, तो इसमें जो होता है एक तरीके से आप भेदभाव रख सकते हैं, यहाँ पर भेदभाव नहीं रख सकते हैं, यहाँ पर भेदभाव नहीं रख सकते हैं। और जो विधि के समान संरक्षण का अधिकार दिया गया है, एक तरीके से कह सकते हैं कि भेदभाव के रूप में है। जैसे जो आरक्षण प्रदान किए गए हैं, जो आरक्षण मिले हैं, वो कहीं ना कहीं इसी के आधार पर किसी को कम किसी को ज़्यादा। तो आप ये व्यवहारिक मैं बता रहा हूँ, ये मैं व्यवहारिक बता रहा हूँ, समझने की बात है। तो इसमें भेदभाव तो हो सकता है,
लेकिन जो भेदभाव होगा ये भेदभाव किस तरीके का होना चाहिए? तार्किक होना चाहिए या अतार्किक होना चाहिए? तो भेदभाव जब भी होगा तार्किक ही होना चाहिए, अतार्किक भेदभाव नहीं होना चाहिए, लॉजिकली होना चाहिए। जैसे जो आरक्षण दिए गए हैं, है ना, तो तार्किक रूप में दिए गए हैं। कुछ को आर्थिक रूप से आरक्षण दिया गया है, जैसे ओबीसी है, बैकवर्ड है, तो इनको आर्थिक रूप से दे दिया गया। देखिए, अब जैसे मान लेते हैं कि हाल ही में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण प्रावधान संसद के द्वारा किया गया। संसद ने बिल बनाया, बिल को पास किया, पारित हो गया। अब पारित होने के बाद ये जो विधि है, ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये तार्किक है या नहीं है, ये तार्किक है या नहीं है। अब इस बात की पुष्टि कौन करेगा? तो इस बात की पुष्टि करेगा न्यायालय। कौन करेगा? न्यायालय। अब इस न्यायालय में इसको लेकर के जाया जाएगा। जब जाएंगे, न्यायालय इस पर जांच करेगी और देखेगी कि यदि ये तार्किक है, ये सही है, तार्किक है तो ये है, सही मान्य हो जाएगा। तार्किक यदि नहीं होगा तो न्यायालय उसको क्या करेगा? उसको हटा देगा। जैसे अभी कुछ दिन पहले बात चल रही थी कि जो एससी और एसटी हैं, जो एससी और एसटी हैं, इनके ऊपर भी क्रीमी लेयर जैसी प्रक्रिया लागू की जाए। तो क्रीमी लेयर जैसी प्रक्रिया लागू करने के लिए तो सीधा जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज लोग थे वही लोग दे दिए, ये तो वही लोग दे दिए। अब चूंकि अब ये संसद में ये चीज़ पारित होता, अब संसद में जल्दी पारित होगा ही नहीं, क्योंकि उन्हें भी राजनीति करना है, तो संसद में पारित तो होगा नहीं, तो कहीं ना कहीं ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के लोगों ने ही दे दिया। तो अब वो बात तो अलग हो गया। यदि ये संसद में पारित होता तो ये सुप्रीम कोर्ट में जाता, फिर वो सुप्रीम कोर्ट इस बात की जांच करता कि क्या इनके ऊपर क्रीमी लेयर लाना जरूरी है, नहीं जरूरी है, तार्किक है कि नहीं तार्किक है। यदि तार्किक नहीं होता तो हटा दिया जाता। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि एससी और एसटी के ऊपर जो क्रीमी लेयर की बात कही गई वो एक तरीके से मेरे समझ से तो अतार्किक था। क्यों? क्योंकि इन्हें आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया ही नहीं गया। इन्हें आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया गया है, इन्हें बल्कि छुआछूत के आधार पर, छुआछूत अनटचेबल के आधार पर आरक्षण कह सकते हैं कि देने की बात की गई। बहुत पिछड़े थे इसलिए। तो इस ऐसी चीज़ों को हम अतार्किक कहेंगे। अब जैसे मान लेते हैं तार्किक भेदभाव में, देखिए कि जैसे मान लेते हैं कि एक डीएम हो जाए, एक एसडीएम हो जाए, एक दरोगा हो जाए, तो क्या इन तीनों को एक जैसी सैलरी मिलेगी? क्या एक जैसी सैलरी, हाँ सैलरी क्या करिए, क्या एक जैसी सैलरी मिलेगी? तो नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? अब यदि समानता का अधिकार है तो इसका मतलब ये है कि इन तीनों को एक जैसी सैलरी होनी चाहिए, लेकिन एक जैसी सैलरी इनकी नहीं मिल रही है, इनका पद भी अलग है। तो यहाँ पर इनके साथ जो भेदभाव किया जा रहा है ये तार्किक भेदभाव है। अब जैसे मान लेते हैं कि कोई एक जनरल कैटेगरी वाला व्यक्ति है, उसको किसी परीक्षा में पास होने के लिए 300 अंक लाना है, तो हो सकता है कि जो आरक्षित वर्ग के हैं उन्हें 250 लाना हो सकता है 225 ही लाना हो, या हो सकता है कि 200 ही लाना हो, ठीक है। और ये जनरल कैटेगरी वाले को 300 लाना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इनमें भी भेदभाव किया जा रहा है कि भाई जनरल कैटेगरी वाले व्यक्ति को 300 नंबर लाना है और इन्हें तो 250, 225, 200 ही लाना है। तो ये तो भेदभाव हो गया। तो यहाँ तो समानता तो खत्म हो गई, समानता तो खत्म हो गई। लेकिन नहीं, यहाँ पर जो भेदभाव हो रहा है ये भेदभाव भी हो रहा है, लेकिन ये जो भेदभाव है ये तार्किक आधार पर देखा जा रहा है कि ये तार्किक है, लॉजिकली है, इसलिए यहाँ पर भेदभाव हो सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि विधि के समक्ष जो संरक्षण है ये एक तरीके से भेदभाव के रूप में है, जहाँ पे तार्किक और अतार्किक दोनों हो सकते हैं, लेकिन ये तार्किक ज़्यादा ही होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का जो
आर्टिकल है उसके बारे में मैं बताऊंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। हो सकता है कि आने वाले समय में मेरे चैनल का नाम भी बदल जाए। अभी मैं चैनल का नाम नहीं सोचा हूँ, बदल जाएगा तो आपके यहाँ तक खुद ही नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।